नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 29 मई के तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा एसएलवी का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 4 बार एएसएलवी का प्रयोग किया गया। बात करें इसका प्रयोग 1987 से 94 के बीच हुआ था और इसके परीक्षण मिशन D1 1987, D2 1988, D3 1992 और D4 1994 थे, जिनमें D3 और D4 सफल रहे। इसका फुल फॉर्म ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। टेक्स्ट बुक द्वारा 29 से 31 मई तक ऑफर चल रहा है। आपको पास जो मात्र 439 मिल जाएगा। इसके लिए पास सेक्शन पर क्लिक करना, उसको अप्लाई कूपन कोड में आपको 7 कोड लगा देना है, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 1000 एग्जाम के प्रयोग मॉक टेस्ट, स्टडी और सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनगणना आयोग 2011 से 36 की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग आबादी कितना होने का अनुमान है? 230 मिलियन होने का अनुमान है। 2011 में यह आबादी 8.4% था, जो 2036 तक बढ़कर 14.9% होने का अनुमान है। 2036 तक केरल में बुजुर्गों का अनुपात सबसे अधिक होने की संभावना है। भांगड़ा नृत्य किस उत्पत्ति के क्षेत्र उत्सव से जुड़ा हुआ है? पंजाब में बैसाखी से जुड़ा हुआ है। भांगड़ा पंजाब के सियालकोट क्षेत्र के आसपास बैसाखी के अवसर पर किया जाता है। इसमें ढोल का उपयोग प्रमुख है। पुरुष भांगड़ा करते जबकि महिलाएं गिद्धा नृत्य करती हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की विफलता का क्या कारण था? 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965-66 का भीषण सूखा था। इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है और लक्ष्य 5.6% विकास दर था, लेकिन केवल 2.4% हासिल हुआ था। इसके बाद 1966 से 69 तक योजना अवकाश घोषित किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। इस योजना का नारा गरीबी हटाओ था और इसे 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। अटल भूजल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जल संकटग्रस्त क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। यह योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया और 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लागू है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। यह 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संवैधानिक अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भी निर्धारित करते हैं। नमस्ते योजना का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम है। इसका उद्देश्य भारत में असुरक्षित मैनुअल स्कैवेजिंग को समाप्त करना और सीवर सेप्टी टैंक को मशीनीकृत सफाई सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखते हैं। गणगौर उत्सव किस देवी या देवता को समर्पित है? देवी गौरी या पार्वती को समर्पित है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती। यह राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है जो चैत्र महीने में मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु का प्रतीक है। भारत की किस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे कम होता है? लेटराइट मिट्टी में होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की भारी कम होता है। यह भारी वर्षा और तीव्र लीचिंग के कारण कठोर हो जाता है और ईंट बनाने के काम करता आता है। हिंदू विकास द शब्द किसने गढ़ा था? प्रोफेसर राजकृष्ण ने गढ़ा था। उन्होंने 1978 में यह शब्द दिया था और यह 1950 से 80 के दशक के बीच भारत की धीमी आर्थिक विकास दर यानी औसतन 3.5% को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना किस पर आधारित होता है? एक वित्तीय वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को कहा जाता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कब किया गया? 2019 में किया गया।
AAAF का गठन 1912 में हुआ था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार इस सूची में शीर्ष पर रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करने वाली पुस्तक किताबुल रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो 1334 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अनित्य देसाई का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वेयर शैल वी गो दिस समर है। यह 1975 में प्रकाशित हुआ था। उनके अन्य कार्यों में इन कस्टडी और फास्टिंग फीस्टिंग शामिल है। प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत 2026 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी प्रदान किया गया? 15.80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में क्या प्रक्रिया है? यदि पद मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन से रिक्त होता है तो उसे 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव संपन्न होना आवश्यक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोमबत्ती के दहन के समय मध्य भाग यानी कि मिडिल जोन कौन सा रंग दर्शाता है? ये पीला रंग यानी येलो दर्शाता है। वही मध्य भाग आंशिक दहन को दर्शाता है। बात करें बाहरी भाग नीला होता है जो पूर्ण दहन का संकेत होता है, जबकि आंतरिक भाग काला होता है जो बिना जले कार्बन कणों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोंगरेक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये मेघालय से संबंधित है और नोंगरे नाम का त्योहार भी मेघालय में मनाया जाता है। अब चलिए आपको लोगों को इसके फैक्ट बता देते हैं। इसे जो है साद नोंगक्रेम या पोम ब्लांग नोंगक्रेम भी कहा जाता है। यह शिलोंग के पास स्थित गांव में खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो त्यौहार जान लेते हैं जिससे लगातार प्रश्न पूछा जाएगा। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पर्व मनाया जाता है। मणिपुर में याओसुआंग, पुराग और चवांगकुट मनाया जाता है। मिजोरम की बात करें तो चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव मनाया जाता है। ओडिशा की बात करें तो रथ यात्रा, रज पर्व और नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी मनाया जाता है। राजस्थान की बात करें तो गणगौर, तीज और बूंदी मनाया जाता है। सिक्किम की बात करें तो लोसार, सागा दावा मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल, थाईपुसम, नाटंजलि महोत्सव, कीर्तिगई और दीपम त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू और बतुखम्मा मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करें तो खर्ची पूजा मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत प्रचलित है। उत्तरांचल की बात करें तो गंगा दशहरा है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो आंध्र प्रदेश में पोंगल, दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें रेह, बुरीबूट, मियोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव मनाया जाता है। असम की बात करें तो अम्बुबाची, भोगाली, बिहू, बैसाखी, देंग पटकाई मनाया जाता है। बिहार की बात करें तो छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें तो सरमन उत्सव, लादेन और मांडो त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात की बात करें तो नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में राखा दुमनी, गोची महोत्सव मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो बैसाखी महत्वपूर्ण त्यौहार है। जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छड़ी, बहु मेला और दोष त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किस उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था? भारी और बुनियादी उद्योग पर यह केंद्रित किया गया था। बात करें इसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश का तीव्र औद्योगिकरण करना था। बात करें भारत में 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, जिन्हें योजना आयोग यानी अब नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक, सामाजिक विकास और गरीबी उन्मूलन को सुनियोजित तरीके से दिशा देना था। यहाँ पर सभी जितने भी पंचवर्षीय योजना उन सभी का डिटेल फैक्ट है, सभी को जान लेते हैं।
बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये 1951 से 56 तक था। इसका उद्देश्य कृषि और सिंचाई का विकास करना था। विशेषता की बात करें, यह योजना हेरात डोमन मॉडल पर आधारित था और इसी दौरान भाखड़ा, नंगल और दामोदर घाटी जैसी परियोजना शुरू हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय की बात करें तो ये 1956 से 61 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना था। विशेषता की बात करें, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के तहत स्थापित हुए थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक था, इसका उद्देश्य कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। विशेषता की बात करें तो भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण यह योजना विफल रहा था। योजना अवकाश की बात करें 1966 से 69 तक था। तीसरी योजना की विफलता और सूखे कारण 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाया गया था। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो 1969 से 74 तक था। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता था। विशेषता की बात करें, इसी दौरान भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 74 से 78 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। विशेषता की बात करें तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजस्व प्रणाली की शुरुआत किया गया था। राजनीतिक उथल पुथल के कारण इसे 1 वर्ष पहले यानी 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। रोलिंग प्लान की बात करें 1978 से 80 तक था। इसे जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1980 से 85 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण करना था। विशेषता की बात करें तो परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कई रोजगारी योजनाएं शुरू किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 85 से 90 तक था। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और उत्पादकता में वृद्धि करना था। विशेषता की बात करें तो जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया और इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता दिया गया था। वार्षिक योजना की बात करें 1990 से 92 तक था। राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी मुद्रा संकट के कारण तो वार्षिक योजना चलाया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास, शिक्षा और रोजगार करना था। विशेषता की बात करें औदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी की शुरुआत इसी दौरान हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1997 से 2002 तक था। इसका उद्देश्य न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना था। विशेषता की बात करें तो देश के स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में इसे लागू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2002 से 7 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था। विशेषता की बात करें तो देश में उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना था। विशेषता में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना और कौशल विकास को प्राथमिकता दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2012 से 17 तक था। इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। योजना की समाप्ति 2015 में हो गया। 2015 में केंद्र सरकार ने योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा और 15 वर्षीय विजडन डॉक्यूमेंट दीर्घकालिक योजनाओं ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? उसमें तीसरा स्थान था। बात करें भारत ने कुल 66 पदक यानी कि 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य जीता था और इन खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बात करें राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार और प्रगतिशील रहा है। 1934 में पदार्पण के बाद से भारत ने अब तक कुल 61 खेलों में भाग लेकर 200 से अधिक स्वर्ण पदक जीता है। 2010 का दिल्ली संस्करण भारत का सबसे सफल आयोजन रहा, जहां भारत 101 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। बात करें 1934 के लंदन में राष्ट्रमंडल खेल के, तो भारत ने पहली बार हिस्सा लिया और पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था। 2010 की बात करें तो नई दिल्ली में हुआ था। भारत ने घरेलू मैदान पर सर्वाधिक 101 पदक यानी 38 गोल्ड, 27 रजत और 36 कांस्य जीतकर इतिहास रचा था। यह तालिका में भारत का अब तक का सर्वोच्च दूसरा स्थान है।
2018 के गोल्ड कोस्ट की बात करें तो शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने 26 स्वर्ण सहित कुल 66 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया था। 2022 के बर्मिंघम की बात करें तो भारत ने कुल 61 पदक यानी 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य जीतकर इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। बात करें भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ था और 2017 में कुल 12 योजनाएं चला था। अब इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब चलिए प्रमुख देशों से क्या क्या लिया गया वो सभी प्रावधान देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करते तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना के विचार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सभी लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन, कैबिनेट प्रणाली और विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार शक्ति लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों के मनोनीत करने की प्रक्रिया लिया गया है। कनाडा से बात करें तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति ये सभी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो समवर्ती सूची लिया गया है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक लिया गया है। सोवियत संघ से बात करें तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन का उल्लेख लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्नति शब्द का सही परिभाषा क्या होगा? विकास हो जाएगा। इसके अन्य परिभाषी शब्द प्रगति, उत्थान, अभ्युदय और उत्कर्ष हो जाएगा। विशेष अदालत, स्पेशल कोर्ट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? विशेष न्यायालय हो जाएगा। ये न्यायालय किसी विशेष कानून जैसे भ्रष्टाचार या NIA से संबंधित मामलों के त्वरित सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं। बारगेनिंग शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मोल भाव करना या सौदेबाजी करना हो जाएगा। इसका उपयोग खरीदारी के दौरान कीमत कम करवाने के लिए दुकानदार से बातचीत करने के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फील्ड हॉकी में गोल के केंद्र में 5 मीटर और 10 मीटर की दूरी पर 300 मिलीमीटर लाइन की लंबाई कितना होता है? 300 सेंटीमीटर का होता है, यानी 0.3 मीटर का होता है। इन लाइनों का उपयोग पेनाल्टी कॉर्नर के दौरान डिफेंडर या टेकर के निशान के रूप में किया जाता है। गोंड जनजाति पारंपरिक रूप से किस खेती के माध्यम से मोटी अनाज उगाती है? झूम खेती के माध्यम से, जिसे बेबर या पेंडा कहा जाता है। बात करें से मुख्य रूप से कोदो, बाजरा और कुटकी जैसे मोटी अनाज उगाए जाते हैं। प्रमुख जनजाति बहुल राज्य जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी की बात करें तो भील, गोंड, बैगा, कोल, सहरिया और भाड़िया जनजाति है। महाराष्ट्र में भील, गोंड, महादेव, कोली, वारली और कोलाम जनजाति है। ओडिशा में कोंड, संथाली, मुंडा, उरांव और जुआंग जनजाति है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, हलबा, माड़िया और कमार जनजाति है। राजस्थान में भील, मीना, गरासिया, सहरिया और डामोर जनजाति है। मिजोरम की बात करें तो मिजो, जिसे लुसाई, पावी और चकमा जनजाति निवास करती है। नागालैंड में नागा, अंगामी, आओ, कोनियाक और रेंगमा जनजाति है। मेघालय में खासो, गारो और जयंतिया जनजाति है। असम में बोडो, कछारी, दिमासा और कार्बी जनजाति है। झारखंड की बात करें संथाल, मुंडा, उरांव और खड़िया जनजाति है। गुजरात की बात करें भील, दुबुलिया, पटेलिया और कोली है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में चेंचू, कोया, सवरा और लवाना है। उसके अलावा बात करें लक्षद्वीप में तो यहाँ के 90% से अधिक आबादी मुख्य रूप से लार और कोया जैसे जनजाति की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ जारवा, ओंगो, सेंटलीज और ग्रेट अंडमानी जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कबीर दास के प्रामाणिक रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इसे बीजक कहा जाता है। इसे 3 भाग है, साखी, शबद और रैमैनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? ये राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ताकि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? यह संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में निहित होना से संबंधित है। बात करें राष्ट्रपति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक और राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति कार्यकाल का है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72 में किसी दंड प्राप्त व्यक्ति को सजा, क्षमा, कम या निलंबित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान होगा। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश यानी सत्र न चलने के दौरान राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नमस्ते और पीएम अजय योजना का उद्देश्य क्या है? नमस्ते योजना का उद्देश्य सीवर सफाई का मशीनीकरण और स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर है। पीएम अजय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों को सामाजिक आर्थिक उत्थान करना है। अमृत योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जिम्मेदार है। इसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति और बुनियादी शहरों बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का द्वारा अभी जो 29 से 31 मई तक ऑफर चलाया जा रहा है, जो आपको समर सिलेक्शन सेल के नाम से मिलने वाला है। इसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAWN, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस मात्र 439 में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव टेस्ट, इसके अलावा स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो पुराने टेक्स्ट बुक के यूजर है उन लोगों को कूपन कोड इनवैलिड बता रहा होगा, तो आपको न्यू नंबर से लॉगिन करना है, फिर कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, वो डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र आपको 439 मिल जाएगा। इसलिए जितने भी पुराने यूजर है वो एक काम करिएगा, जब भी कूपन कोड इनवैलिड बताए तो अपने नए नंबर से फैमिली में किसी भी नंबर को लॉगिन कर लीजिएगा और उसमें कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो नए यूजर है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ कूपन अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके परचेज कर लिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।